वही शुरू करें पर रेडी ठीक है। जिस तरह से कि वर्तमान में पिछले कुछ दिनों 3 मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, कहीं न कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है। वो इसलिए क्योंकि 15% के हिसाब से मंत्रिमंडल गठन करना था, लेकिन सरकार से हमारा सवाल है, क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं का उन्होंने पालन किया है? क्या केंद्र सरकार से उन्होंने अनुमति लिया है? क्या जो संवैधानिक संशोधन 164(1)(a) के तहत जो प्रक्रियाएं लागू की गई है, उसके तहत अभी तक छत्तीसगढ़ में 12+1 13 लोगों की मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ में हमेशा बना है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने पूरे संवैधानिक प्रक्रियाओं को अवहेलना कर, दरकिनार कर जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है, कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। अगर उन्होंने मंत्रिमंडल गठन के लिए अगर केंद्र सरकार से अनुमति लिया है तो उन्हें सार्वजनिक कर देना चाहिए कि हाँ, हमने केंद्र सरकार से अनुमति ली है विधिवत, उसके तहत हम लोगों ने ये गठन प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी की, या फिर गजट नोटिफिकेशन उनको जारी करना था, वो भी नहीं कर पाई। तो इस तरह से क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं को भी धत्ता बताते हुए सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है क्या साई सरकार? नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से मंत्रिमंडल के गठन के साथ कुछ मंत्रियों के प्रभार में फेरबदल भी हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है और हम लोग लगातार इस मामले को लेकर उठाते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है और खुलेआम लूट, हत्या, चोरी, डकैती, फिर पाकिस्तान से ड्रग्स यहाँ पहुँचना, खुलेआम ड्रग्स बिकना, अपराधी खुलेआम लूट खसोट करना, मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। डर नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री का विभाग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी गृह मंत्री का विभाग बदल देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य नहीं बदल पाई। मतलब कानून व्यवस्था पे कितनी गंभीर है ये सरकार उससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई भी आम जनता इस सरकार में सुरक्षित नहीं है और ना ही इस गृह मंत्री से कोई उम्मीद की जा सकती है। इस तरह से 2 दिन पहले आप देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने के लिए आगामी 1 तारीख तक उन्होंने बंद करने की चेतावनी दी है। वो इसलिए क्योंकि ये सरकार उन आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों को पैसे नहीं दे पा रही है और इससे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में इलाज के लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में उतनी बड़ी इलाज के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, न ही उतनी संसाधन है, न उतने पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स हैं। अब देखेंगे पूरे स्वास्थ्य विभाग की सिस्टम गांव में खत्म हो चुकी है। मतलब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बीमार हो चुका है और आम आदमी, गरीब आदमी अच्छे इलाज के लिए कहीं न कहीं अपने आयुष्मान योजना के तहत एक निजी अस्पतालों में जाके इलाज करना चाहता है ताकि जल्दी ठीक हो जाए, अच्छे इलाज मिल जाए, जो कि इस सरकार में संभव नहीं है। और कहीं न कहीं सरकार पैसा जमा नहीं कर आने वाला समय में गरीबों का इलाज मैं समझता हूँ बहुत ही तकलीफदायक हो सकता है। गरीब दर दर भटक सकते हैं, मरीज दर दर भटक सकते हैं। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरह से हम लोग लगातार शुरू से इस सरकार के खिलाफ में
खेती किसानी को लेकर, किसानों की चिंता को लेकर लगातार उठाते रहे हैं कि धान की बुआई समय में डीएपी सरकार ने उपलब्ध नहीं करा पाया। कई किसान डीएपी की वजह से दर दर भटकने को मजबूर हुए। उसी तरह से अब बुआई खत्म होने के बाद सरकार अब यूरिया नहीं दे पा रही है, जो अभी किसानों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और किसान दर दर भटकने को मजबूर है। 260-70 रुपए की यूरिया बाज़ारों में 1000-1200 में बिक रहा है। सोसाइटियों में यूरिया है ही नहीं। कहीं ना कहीं धान पूरी तरह से नुकसान होने के कगार में है। तो सरकार बिल्कुल भी इससे सरकार को चिंता नहीं है। बड़ी दावा करती थी डबल इंजन की सरकार, लेकिन जिस तरह से यूरिया उपलब्ध नहीं करा रही है, किसानों के लिए आने वाला समय में चिंता का विषय है। कम उत्पादन होगा ताकि सरकार को समर्थन मूल्य पे धान कम खरीदना पड़े। इसलिए कहीं ना कहीं डीएपी यूरिया उपलब्ध न कराकर किसानों के लिए इस सरकार बड़ा साजिश कर रही है और किसानों को कहीं ना कहीं बड़ा आघात पहुंचाने जा रही है। उसी तरह खिलाड़ी हैं जिन्हें रोजगार देने के वादा सरकार ने किया था, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। आज वो निम्न स्तर के काम कर रहे हैं और जीवन यापन करने मजबूर है। आपको लगता है कि सरकार में रोजगार की कोई उम्मीद है? जो विधानसभा में मोदी की गारंटी के नाम से 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा इस सरकार ने की, देश में जब 2014 की सरकार बनी, साल में 1 करोड़, साल में 2 करोड़ नहीं, साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किए। तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कि युवाओं के पक्ष में या युवा विरोधी है, ये आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता युवा विरोधी है और वो युवाओं के पक्ष में आज तक कभी काम नहीं कर पाई है। ना ही उनका मंशा है कि छत्तीसगढ़ या देश के युवाओं को एक रोजगार और नौकरी दे सकते हैं। अब ये तो भजिया तलाने वाले लोग हैं, हाँ, ये भजिया और पकोड़ा तलने की सलाह देते हैं। आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इन नौकरी दे सकते हैं? देखिए, अगर हरियाणा ने अगर वहाँ प्रावधान है तो कहीं न कहीं उन प्रावधानों का पालन करते हुए हरियाणा ने मिनिस्टर बनाई होगी। तो हमारा भी यही सवाल है कि अगर इस सरकार ने अगर एक मंत्री अतिरिक्त बनाना है, क्या केंद्र सरकार से अनुमति ली है या नहीं? हमारा इतने कहना है। अगर ली है, अनुमति ली है, तो उन्हें सार्वजनिक कर देना चाहिए है। हम लोगों ने प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए बाकायदा केंद्र सरकार की अनुमति लेते हुए हम लोगों ने 14 मंत्री हम लोगों ने नियुक्त किया है। भाई इससे क्यों बच रहे हैं? उन्हें सार्वजनिक कर देना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी, अनुमति ली बाकायदा लिखित रूप से, क्या है? सिर्फ आके मीडिया में कह देने से प्रक्रिया के तहत हुआ है। अरुण साहू जी को आप भरोसा कर रहे हैं? आप मामले पे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, करोड़ों रुपए का जो ड्रग्स जब्त किया जा चुका है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ भी कहीं न कहीं उड़ता छत्तीसगढ़, ये उड़ता पंजाब की तरह नशे के मामले में उड़ता छत्तीसगढ़ बन चुका है। सूखे नशे, ड्रग्स पाकिस्तान जैसे से यहाँ सप्लाई होके यहाँ आ रही है। फिर सरकार कहाँ है? एक तो सरकार के लिए, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। आपने 10,463 स्कूल बंद कर दिए। अस्पताल सिस्टम पूरी तरह से खत्म है। बड़े दावा किए थे युवाओं को हम साल में 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आज 100 युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई है ये सरकार। फिर युवा नशे के लगभग एक नशे की ओर अग्रसित हो रहे हैं और उससे उसी के साथ ही अपराध बढ़ने का कारण भी इस तरह की सूखा नशे और अवैध नशाएं। बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़
को एक नशे के कारोबार में, सूखे नशे के कारोबार में एक बड़ा उड़ता छत्तीसगढ़ इस सरकार ने बना दिया है। कहीं न कहीं यहाँ के युवा और अपराधी इसी कारण है कि अपराधी लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। जो अपराध यूपी बिहार से भी अगर तुलना करें, छत्तीसगढ़ आज लेवल में अपराधों के मामले में आ चुकी है। जिस तरह से अभी तिमाही का एग्ज़ाम शुरू जब होने वाला है और सरकार आज तक बस्तर से लेकर सरगुजा तक पुस्तक उपलब्ध नहीं करा पाई है, तो कोर्स के अनुसार पढ़ाई कैसे होगा? पालक चिंतित है, बच्चे चिंतित है, टीचर शिक्षक चिंतित है और सरकार को चिंता ही नहीं है। मतलब दुर्भाग्य है कि सरकार खुले हुए 3 महीने से लगभग ऊपर होने जा रही, लेकिन उसके बाद आज तक पुस्तक नहीं उपलब्ध करा पाना कहीं न कहीं सरकार की पूरी तरह से फेलियर है। उसी तरह से कि जब से देखेंगे आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गली मोहल्लों में शराब बिक रही है, नकली शराब, नकली होलोग्राम, पान ठेला दुकान, मतलब हर गली मोहल्ले में बिक रही है और कहीं न कहीं इसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है। बल्कि सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में जब से सरकार बनी है अवैध शराब का एक केंद्र बना हुआ है और सिर्फ अपने राज्य से ही अवैध शराब के अलावा अन्य पड़ोसी राज्यों से भी अवैध शराब सस्ती दरों में आयात कर महंगी दरों में बेचने के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा व्यवसाय की तरह काम कर रही है, जो छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए, युवाओं के लिए कहीं न कहीं बड़ा एक चिंता का विषय है। साथ ही आदरणीय साथियों, एक बड़ा युवा वर्गों में लगातार इस चीज़ को लेकर आक्रोशित है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अतिथि व्याख्याता की भर्ती हो रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार नेट की एग्ज़ाम, चाहे नेट, चाहे सेट या फिर पीएचडी हो या एमपी लो, इस तरह की एग्ज़ाम को पास कर आज योग्य है हमारे युवा। लेकिन ये सरकार की गलत नीति की वजह से फिर से सरकार आउटसोर्सिंग की नीति अपनाकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगार और बेदखल करना चाहती है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में हमारे पास इस तरह की डिग्रीधारी युवाओं की कमी नहीं है। फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर के अन्य राज्यों से आप देखेंगे कॉलेजों में नोटिफिकेशन हुआ है, कई दावा आपत्तियां हुई है, कई यूपी, कई बिहार के बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो दावा आपत्ति आए आज भी। तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ के युवा क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को अन्य राज्यों में, चाहे यूपी की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, क्या वहाँ नौकरी मिलेगा? क्या मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से। अगर वहाँ नौकरी नहीं मिल सकता फिर छत्तीसगढ़ में नौकरी क्यों? इसलिए सरकार को अपनी नीति बदलना चाहिए, ये आउटसोर्सिंग सिस्टम बंद करना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को छत्तीसगढ़ के हक के लिए उन्हें स्थानीय नौकरी व्याख्याता के लिए स्थानीय भर्ती उन्हें करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब तो मुख्यमंत्री जी आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से पर्यटन टूर पे गए हैं या फिर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ फायदा होगा। अरुण साहू जी गए डिप्टी सीएम, अभी तक तो छत्तीसगढ़ को 1 रुपये का फायदा होते हुए नहीं मिला, नहीं दिखा हमको। साथ ही ओपी चौधरी जी गए, उनका क्या विजन था, अभी तक छत्तीसगढ़ को तो 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी कई सबमिट कार्यक्रम किए, कई अन्य स्टेटों में जाके, कुछ छत्तीसगढ़ में भी, अभी तक तो कोई 1 रुपये का फायदा होते नहीं दिखा। खैर अभी आने दीजिए,
आने के बाद पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जापान और दक्षिण कोरिया में उड़ाकर छत्तीसगढ़ को कितना फायदा दिलाएंगे, अब वो तो समय बताएगा। ये राष्ट्रीय खेल दिवस पे 3 दिन समर्थक में रहते हैं। अब खिसियाई बिल्ली कम्बा नोचे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप देखेंगे जब वोटिंग हुआ, बड़े उलटफेर से इनकार नहीं किया जा सकता और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनकी गठबंधन की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। वो इसलिए इस तरह की आरोप वो लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह का आरोप लगाने से पहले उन्हें एक बार सोचना चाहिए। जो पूर्व जस्टिस रह चुके हैं और न्याय व्यवस्था में सबसे प्रमुख पोस्ट में रहे हैं और उनको इस तरह से आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। मुख्यमंत्री का लगातार 29 अगस्त से 31 अगस्त अब क्या है, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हमारी बधाई और शुभकामनाएं, लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस भी बस्तर ओलंपिक की तरह एक घोटाले का जरिया तो नहीं है, भ्रष्टाचार का जरिया तो नहीं है। ये खेल इसी से जुड़ा एक सवाल है कि राजधानी में कैसे